हेलो एवरीवन। कल हमने बात की थी सेक्शन 54A की। इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इस कंसेप्ट को समझने के लिए भी। सेक्शन 54A सब सेक्शन 2 हमने कल पढ़ लिया था, 3 और 4 भी हमने पढ़ लिया था जो कनेक्टेड था। तो सेक्शन 54A सब सेक्शन 2 से ही हमें समझ में आ गया कि जो एप्लीकेशन दी जा रही है इनिशिएट करने के लिए PPIRP किसके द्वारा एप्लीकेशन दी जा रही है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के द्वारा सर्टेन कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विद। और उन कंडीशन से हमें समझ में आ भी गया है कि एप्लीकेशन देने से पहले अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का मीटिंग भी हो गया होगा, अप्रूवल भी आ गया होगा, IP भी आ गया होगा, बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान भी बन गया होगा, मतलब बहुत कुछ आपने कर लिया है। क्या IP आ चुका है? आई रिपीट द क्वेश्चन, क्या हम एप्लीकेशन दे रहे हैं? किसको एप्लीकेशन दे रहे हो भैया? आप एप्लीकेशन दे रहे हो, दे दी हमने। एप्लीकेशन की मैंने बात कर ली थी। हमने किसको एप्लीकेशन दे दी थी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। क्यों दी थी हमने ये एप्लीकेशन बेटा? टू इनिशिएट PPIRP। तो PPIRP इनिशिएट करने के लिए आपने एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दिया ना। तो क्या ये एप्लीकेशन देने से पहले हमें ये तो पता है कि IP को प्रपोज किया होगा, IP अप्रूव भी हो गया होगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन, क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने IP को अप्रूवल दे दी है एप्लीकेशन देने से पहले? मेरा पहला क्वेश्चन। यदि जिसने मेरी सारी क्लासेस लिए और दिमाग यूज करता यदि है तो ही, नहीं तो कहां से यूज करेगा? ठीक है, पता है मुझे। तो आपको मेरी बात का वापस, जनरल क्वेश्चन बहुत इजी, मैंने पहले ही बोला था पढ़ाई को कनेक्ट करना होता है। जो IP है ना, क्या IP का प्रपोजल अप्रूव्ड कर दिया गया है बाय द अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या एप्लीकेशन के बाद अप्रूव करेंगे? ऑब्वियसली एप्लीकेशन के बाद या पहले? एप्लीकेशन में लिखा हुआ है क्लियरली कि IP का नाम भी जाएगा ना। तो जो एप्लीकेशन में IP का नाम भी जाएगा कि कौन सा IP है, तो IP कौन सा? जो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर ने प्रपोज किया था 10% कंसेंट के साथ, एज वेल एज अप्रूव्ड by 66% concern in the value of the total financial debt। याद आया बेटा, कल पढ़ा था हमने। इसका मतलब IP है। ओके, IP आ चुका है। क्या IP जो ऑलरेडी आ चुका है, कौन सा वाला IP जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने अप्रूव कर दिया, क्या वो IP एज RP कुछ कर भी सकता है या ओनली अपॉइंट ही हुआ है? यदि IP को आपने एप्लीकेशन देने से पहले यदि एज ए RP अपॉइंट कर दिया, उसको अप्रूवल मिल गई है, तो क्या उसको कोई पावर मिलता होगा? क्या उसको कुछ काम करने का राइट मिलता होगा? ऑब्वियसली मिलता ही होगा। आपको कनेक्टेड करनी है चीजें। हमने जो कल वाली क्लासेस जो ली थी उसके अंदर IP ऑलरेडी आ चुका था पिक्चर में। IP का अप्रूवल ऑलरेडी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने दे दिया था। तो इसका मतलब कि IP is already in the picture while making application to adjudicating authority। इसका मतलब ये कि जब आप adjudicating authority को PPIRP इनिशिएट करने के लिए एप्लीकेशन देते हो, उससे पहले भी ये IP as RP there are certain duties। तो ये क्या क्या काम करता है, इसको क्या क्या पावर्स है, इसकी ड्यूटीज क्या है, इसके कर्तव्य क्या है, वो हमें डिस्कस करने सेक्शन 54B। ये भी मैं बाद की बात नहीं बता रहा हूं, ये भी मैं जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी है ना उससे पहले क्या हुआ वही बता रहा हूं अभी भी। तो सेक्शन 54B ड्यूटीज ऑफ IP एज RP। ड्यूटीज ऑफ IP एज RP बिफोर इनिशिएशन ऑफ PPIRP क्या क्या करेगा? सेक्शन 54B सब सेक्शन 1 ड्यूटीज ऑफ RP। द IP proposed to be appointed as RP, the IP proposed to be appointed, proposed by unrelated financial creditor with the consent of 10%। लेकिन उसका कर्तव्य प्रपोजल से नहीं आता, अप्रूवल से आता है। किसकी अप्रूवल? अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स शैल हैव द फॉलोइंग ड्यूटीज कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ द अप्रूवल अंडर सेक्शन 54A सब सेक्शन 2 क्लोज E। और E के अंदर किसने अप्रूवल दी थी? अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने अप्रूवल दी थी। कितनी परसेंट से? 66% इन वैल्यू ऑफ द टोटल फाइनेंशियल डेप्ट। समझ में आया? ये तो समझ में आ गया कि जो IP एज RP है वो एप्लीकेशन से पहले ही पिक्चर में आ जाता है, एज वेल एज उसको पावर भी मिल जाता है। पावर और ड्यूटीज आ जाती है उसकी कब? जैसे ही वो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स उसके IP के प्रपोजल को अप्रूव कर देते हैं। तो सर उसकी क्या क्या ड्यूटीज है? ड्यूटीज नंबर 1, ये जो एप्लीकेशन जाती है ना, एप्लीकेशन
तो आपने सेक्शन 54A सब सेक्शन 2 की और सेक्शन 54A के अंदर इतनी सारी जो कंडीशन दी हुई है कि पहली बात ये MSME होना चाहिए सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 में बहुत सारे लफड़े दे रखे, क्या क्या PPIRP 3 साल पहले नहीं हो रहा हो, अभी भी नहीं चल रहा हो, याद आया कि नहीं आया, लिक्विडेशन ऑर्डर पास नहीं हुआ हो, ये कर दिया हो, ये कर दिया हो, ऐसा ऐसा हो गया हो, तो ये सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है तो ये उसके लिए रिपोर्ट बना के देगा, कौन, यही देगा, तभी तो पिक्चर में आया ही है। तो पहला पॉइंट, प्रिपेयर ए रिपोर्ट, तो एक रिपोर्ट देनी है, किसकी ड्यूटीज है बेटा, IP RP। तो प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन द स्पेसिफाइड फॉर्म कंफर्मिंग वेदर अ कॉर्पोरेटर meet the requirement of section 54A or not and बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान, वो मैंने बताया ये कि रेजोल्यूशन प्लान भी जाता है आपका बना बनाया, वहाँ पे तो लास्ट में बनता है, यहाँ पे ऑलरेडी बना बनाया होता है, आपको खुद को ही प्रिपेयर करना होता है ए बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान। लेकिन सेक्शन 54A सब सेक्शन 4 और C की जो भी रिक्वायरमेंट है और उसमें क्या दिया हुआ, उसमें भी रेफरेंस दिया हुआ है 54K का, उसमें भी रेफरेंस दिया हुआ है सेक्शन 54K का, और सेक्शन 54K बताऊंगा, अभी अपन अटके हुए बी में आएगा, के भी आएगा, हमें पी तक पढ़ना है। वैसे तो रेजोल्यूशन प्लान की रिक्वायरमेंट क्या होगी, किससे पिटी हुई होगी, लप्पा भी मारे तो अपन, किससे पिटी हुई होगी, मतलब सर रेजोल्यूशन प्लान की आपने कुछ रिक्वायरमेंट पहले भी बताई थी कि रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करते टाइम इन बातों का ध्यान रखा जाता है, ऐसा होना चाहिए, तो कुछ पॉइंट तो वो भी चिपकेंगे जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 54K जब हम बात करेंगे। तो यहाँ पे दो बातें कि IP को क्या ध्यान देना है कि जो रेजोल्यूशन प्लान जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के द्वारा दिया जा रहा है, कॉर्पोरेटर के द्वारा दिया जा रहा है एप्लीकेशन के साथ, वो जो क्या ये रेजोल्यूशन प्लान भी है और ये जो आप एप्लीकेशन दे रहे हो, ये सारी कंडीशन सेक्शन 54A की फुलफिल करते हैं। फाइल सच अदर रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड का विद द IBBI, तो IBBI को भी आपको रिपोर्ट फाइल करनी है एंड अदर डॉक्यूमेंट्स भी जो स्पेसिफाइड है, एंड थर्ड परफॉर्म दी अदर ड्यूटीज एज में भी स्पेसिफाइड, ये सारे काम उसे करने। लेकिन इसकी ड्यूटीज कब अराइज होगी, जब अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के द्वारा अप्रूवल दे दी जाएगी, तब उसकी ड्यूटीज आएगी। सेक्शन 54 सब सेक्शन 2, सेक्शन 54B सब सेक्शन 2 व्हेन विल द ड्यूटीज ऑफ द IP अंडर सेक्शन 54B सब सेक्शन 1 सीज, उसकी ड्यूटीज कब खत्म हो जाएगी, उसकी ड्यूटीज कब खत्म होगी, या तो PPIRP की जरूरत नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो या तो सिंपल सा पॉइंट ये आता है, इफ द कॉर्पोरेटर फेल्स टू फाइल एन एप्लीकेशन, सिंपल सा पॉइंट ये आता है कि आपकी ड्यूटीज है, लेकिन हमने ये बात की थी ना, कुछ याद आ रहा होगा, कंडीशन के अंदर दिया था डिक्लेरेशन, आई विल मेक द एप्लीकेशन, मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूं, आई विल मेक द एप्लीकेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 200 डेज। क्या बात है, याद रखते हो तुम लोग। और मैंने इसी लाइन पे आपको एक वर्ड भी बोला था, प्री इनिशिएशन पीरियड आपका 90 डेज का होता है, मतलब जिस दिन आप एप्लीकेशन देते हो उससे पहले की सारी फॉर्मेलिटीज आपको 90 दिनों के अंदर खत्म करनी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 दिनों के अंदर यदि आपने एप्लीकेशन नहीं दी तो मैटर क्लोज हो गया, मतलब 90 डेज के अंदर ही आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो इफ द कॉर्पोरेटर फेल्स टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग अ PPIRP विद इन अ पीरियड एज स्टेटेड अंडर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के अंदर कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है, 90 दिन, तो ब्रैकेट में लिख लेना 90 डेज, या द एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द PPIRP इज एडमिटेड और रिजेक्टेड बाय द एजुकेटिंग अथॉरिटी। हाँ, रिजेक्टेड वर्ड तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि PPIRP के लिए जो आपने एप्लीकेशन दी और एजुकेटिंग अथॉरिटी ने यदि रिजेक्ट कर दी, तो रिजेक्ट कर दी तो क्या हो गया, यदि रिजेक्ट कर दी तो भैया मैटर ही क्लोज हो गया, PPIRP चली नहीं गई तो तू क्या करेगा रे, जाना है ऐसे फुट, तो तेरी कौन सी ड्यूटीज, PPIRP चली नहीं, ये तो समझ में आता है। चल, लेकिन PPIRP की एप्लीकेशन एडमिट हो गई, हो सकता है कि कुछ IP नया पिक्चर में आए या चेंज हो या उसको अप्रूवल मिले, है ना, अभी तो अपन ने बात ही नहीं की, आएगा नंबर कि PP, अभी तो हमने सिर्फ इतना बात किया, बहुत ऊपरी ऊपरी, अभी तो पूरी फॉर्मेलिटीज बाकी है बेटा, कि जिस दिन आप PPIRP को एप्लीकेशन देते हो, आपको सिर्फ इतना समझ में आया कि PPIRP को जब एप्लीकेशन देते हो तो एप्लीकेशन देने के 14 डेज के अंदर एजुकेटिंग अथॉरिटी या तो एप्लीकेशन एडमिट करेगी, एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगी, लेकिन एप्लीकेशन एडमिट होने के बाद भी क्या क्या होगा,
पढ़ा नहीं पढ़ा सब आएगा। अपन भूल गए कि अपना स्टाइल, मॉनिटोरियम, पब्लिक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो वो तो पूरा फॉर्मल पीरियड है ना, वो तो पूरा फॉर्मल रखेंगे, वो तो सारा होगा ही होगा ना वापस से। लेकिन मोटा मोटा रेजोल्यूशन प्लान बना हुआ है, मोटा मोटा आपने इन्वॉल्व कर रखा है अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को एक बार बात करके आपस में। तो चाहे एप्लीकेशन एडमिट हो चाहे एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो, चाहे एप्लीकेशन एडमिट हो चाहे एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो, तब तक ही सेक्शन 54B सब सेक्शन 1, क्योंकि इस बेटर तुमने पढ़ा नहीं ध्यान से, सेक्शन 54B सब सेक्शन 1 में पता है क्या लिखा हुआ है वर्ड, प्री इनिशिएशन, एप्लीकेशन देने की पहले की। तो ऑब्वियसली जैसे ही एप्लीकेशन एडमिट हो या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो, पहले की ड्यूटीज खत्म हो जाएगी। 10 साल होते ही 10 साल के पहले की एज खत्म हो जाती ना, क्योंकि सेक्शन 54B सब सेक्शन 1 में वर्ड क्या दिया हुआ है बेटा, पढ़ो, ड्यूटीज ऑफ आरपी पढ़ो। तो सेक्शन 54B सब सेक्शन 1 के अंदर जो आरपी की ड्यूटीज है वो ओवरऑल आरपी की ड्यूटीज नहीं है, वो तो मैं आगे बताऊंगा। ये आरपी की कौन सी ड्यूटीज की बात की जा रही है? हाँ, तो ऑब्वियसली 54B सब सेक्शन 1 के अंदर जो आपने आरपी की ड्यूटीज इनिशिएशन के पहले मतलब एप्लीकेशन एडमिट या एप्लीकेशन रिजेक्ट इम्प्लाइड है, याद मत करना, इम्प्लाइड है। हमेशा जब भी पढ़ा करो तो ऐसे क्या होगा, इम्प्लाइड है। पता इससे फायदा क्या होता है, एग्जाम टाइम में यदि कोई वर्ड मिला ना तो उसी वर्ड से कनेक्ट करते 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 आपकी लाइंस बनती जाएगी, और जो लाइंस बनती जाएगी ना, जो आपने एग्जीक्यूटिव में भी किए होंगे, लप्पे मारे होंगे बहुत सारे, वो लाइंस आपके लप्पे परफेक्ट होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल लॉजिकली कनेक्टेड होगा। तो इसका मतलब जब भी पढ़ो ना तो जो ओरिजिनल जो कंसेप्ट है ना उसी से कनेक्ट करो। और ये स्टाइल इसे सब्जेक्ट के लिए नहीं बता रहा हूँ बेटा, आर सीरीज, CF, DD, CG हर सब्जेक्ट में फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कितना मजा आ जाएगा। वापस से बैक किया, कम बैक। अपन क्या बात कर रहे थे बेटा? अपन बात कर रहे थे कि सेक्शन 54B सब सेक्शन 2 के अंदर जो आरपी की ड्यूटीज कब खत्म हो जाएगी, ऑब्वियसली ड्यूटीज इनिशिएशन के पहले की है। तो मतलब एप्लीकेशन एडमिट हो या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो पहले की हो, या 90 डेज के अंदर आपने एप्लीकेशन नहीं दी हो, तो ये सारी ड्यूटीज आपकी सीज हो जाएगी। सेक्शन 54B सब सेक्शन 3, थोड़ा थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि भैया ये जो आईपी ये जो अपॉइंट किया गया है ना, तो ये जो आईपी इसको फीस ये कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने नेम प्रपोज किया होगा, तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने जो भी नेम प्रपोज किया होगा और बाद में अप्रूव हो गया, मैंने कुछ गलत बोला? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट आईपी प्रपोज नहीं करता। मैंने बता दिया 10% के साथ अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने प्रपोज किया होगा और फिर 66% कंसेंट से अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर की अप्रूवल आके वो फाइनल आईपी हो गया। तो ये जो फाइनल आईपी है उसको फीस तो मिलेगी ना, उसको रेम्यूनरेशन तो मिलेगा ना, तो ये रेम्यूनरेशन कौन देगा? एक बार तो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर जो प्रपोज कर रहा है वो दे रहे, लेकिन बाद में आके तो पूरी कंपनी के द्वारा ही पे किया जाएगा जब वो रेटिफाई हो जाएगा, जैसे कि अपन CRP के अंदर भी करते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपको याद आ रहा होगा ये जो IRP की कॉस्ट है, पूरा CRP कंप्लीट हो गया बेटा अपना। आपको याद आ रहा होगा जब लिक्विडेशन के अंदर ऐसे बात करते हो ना, तो पहली प्रायोरिटी किसको आती है? IRP कॉस्ट को आती है। पहली IRP कॉस्ट फिर लिक्विडेशन कॉस्ट, पर दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन वो प्रेफरेंसेस हैं। तो वो यहाँ पे भी ये प्रेफरेंसेस है। तो ये किसका पार्ट बनेगा? PPI RP कॉस्ट का पार्ट बनेगा। किसकी रेम्यूनरेशन? IP की रेम्यूनरेशन। The fees payable to the IP in relation to the duties performed under subsection 1 shall be determined and borne in such manner as may be specified, and such fees shall part of the PPI RP cost if the application is admitted। Obviously यदि एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुई तो ऑब्वियसली जो खर्चा पानी वो आपकी जेब से लग जाएगा जितने प्रपोजल दिया, अदरवाइज क्या होगा वो पूरी कंपनी के द्वारा बियर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ PPI RP कॉस्ट। ये हमने पहले भी बात की थी, वहाँ पे CRP कॉस्ट जाता है, यहाँ पे PPI RP कॉस्ट का पार्ट बन जाता है एक बार एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है। तो टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ PPI RP,
वैसे तो अभी ये पढ़ना सही नहीं होगा, लेकिन अपन एक बार सेक्शन वाइज ही देख रहे हैं, इसलिए मैं ये पढ़ा देता हूँ। ये अभी तक तो यही नहीं पता हुआ कि एप्लीकेशन एडमिट होने के बाद होगा क्या। तो एप्लीकेशन एडमिट होने के बाद बहुत कुछ होगा। तो ओवरऑल जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है ना, एप्लीकेशन दे देते हो, तो उससे कितने टाइम पीरियड के अंदर ही पीपीआईआरपी पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सेक्शन 54D बिल्कुल क्लियर करता है कि जो पीपीआईआरपी ये 120 डेज के अंदर आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये 120 डेज कहाँ से काउंट होगा? फ्रॉम द पीपीआईआरपी कमेंसमेंट डेट। और ये पीपीआईआरपी कमेंसमेंट डेट क्या होती है? जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट होती है। तो एप्लीकेशन एडमिट होने के 120 डेज के अंदर आपका क्या होना चाहिए? ओवरऑल कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या? पीपीआईआरपी। तो सेक्शन 54D सबसेक्शन 1, द पीपीआईआरपी शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज फ्रॉम द पीपीआईआरपी कमेंसमेंट डेट। सेक्शन 54D सबसेक्शन 2 कैसे? अब मैं तरीका बताता हूँ। पूरी प्रोसीजर तो डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत कुछ होगी, मॉनिटोरियम भी आएगा, पब्लिक अनाउंसमेंट भी आएगा, क्लेम भी आएगा, बहुत सारी बातें आएगी, फॉर्मल प्रोसीजर चलेगा पूरा, रेजोल्यूशन प्लान के लिए भी बोला जाएगा कि और ऑलरेडी ये प्लान तो है ही, कुछ बेटर रेजोल्यूशन प्लान भी आएगा, तो देख लेंगे कौन जीता वही सिकंदर। तो एक बार रेजोल्यूशन प्लान बन जाने तक 90 दिन, रेजोल्यूशन प्लान के अप्रूवल आने का 30 दिन, तो टोटल हुआ 120 डेज। आई रिपीट, सर ये क्या बोल दिया वापस से? ये जो पूरा पीपीआईआरपी है फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट एप्लीकेशन एडमिट के पूरा 120 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो क्लियर है, 120 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये 120 डेज भी कैसे? क्या 120 में 90 डेज भी आएगा पुराना वाला? वापस से दिमाग है तो आंसर देना, दिमाग है तो आंसर देना। 120 में क्या पुराना वाला जो 90 आपने बोला था वो आएगा? सर ये पूछना ही बेवकूफी। बेटा ये 120 कब से स्टार्ट करो? जब आपकी एप्लीकेशन एडमिट हुई, और वो क्या था? वो पहले का था ना। तो ऑब्वियसली ये दो अलग अलग टाइम है। तो पहले 90 डेज के अंदर आप एप्लीकेशन सबमिट कर दो, वो प्री इनिशिएशन फेज हो गया। फिर उसका एप्लीकेशन देने के बाद जब एप्लीकेशन एडमिट हुई उसके बाद 120 डेज लगेगा। कितना लगेगा? ओवरऑल 120 डेज लगेगा। मेरे साथ बोलो, कितना टाइम लगेगा? 120 डेज। याद हुआ? ये 120 डेज कैसे आएगा? ये 120 डेज भी ऐसे आएगा कि एक बार रेजोल्यूशन प्लान बन जाए और अब सबमिट हो जाए, उसमें 90 दिन और उसकी अप्रूवल आ जाए, क्योंकि एजुकेटिंग अथॉरिटी को भी तो अप्रूवल के लिए देखना पड़ेगा ना, तो उनको 30 दिन चाहिए। तो टोटल कितना हो गया? 120 डेज के अंदर ये पूरा खत्म कर दो। तो इसलिए मैं दोनों पढ़ूंगा। पहले सेक्शन 54D सबसेक्शन 1 ओवरऑल पीरियड बताता है कि पूरा का पूरा पीपीआईआरपी कंप्लीट रेजोल्यूशन प्लान की अप्रूवल से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, 120 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेक्शन 54D सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? इन एडिशन टू सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 बिल्कुल सही बोल रहा है कि ओवरऑल 120 डेज के अंदर आपकी पूरी पीपीआईआरपी कंप्लीट हो जाएगी। द आरपी शैल सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान। तो रेजोल्यूशन प्लान भी उसी पीपीआईआरपी का पार्ट है। टोटल कितना हो गया? टोटल 120 डेज हो गया। कहां से स्टार्ट हुआ ये? पीपीआईआरपी कमेंसमेंट डेट के 120 डेज के अंदर पूरी आपकी पीपीआईआरपी कंप्लीट होगी। तो 120 डेज के अंदर एक बार 90 डेज के अंदर रेजोल्यूशन प्लान एक बार आप सबमिट कर दो और बाद में उसकी अप्रूवल आ जाए 30 डेज के अंदर। इस तरीके से 90 + 30 120 डेज होता है। सेक्शन 54D सबसेक्शन में बोलता है पूरा का पूरा पीपीआईआरपी कंप्लीट हो जाएगा 120 डेज के अंदर फ्रॉम द पीपीआईआरपी कमेंसमेंट डेट। और 54D सबसेक्शन 2 ये बताता है कि 1 को ध्यान में रखते हुए कि ओवरऑल जो आपका पीरियड है 120 डेज है। द आरपी, बेटा कौन? आरपी शैल सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान, क्योंकि उसी के अंदर जो रेजोल्यूशन प्लान आएगा। तो द आरपी शैल सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड बाय COC। यहाँ पे वही सारे लफड़े होंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट भी आएगा,
और जल्दी जल्दी करेंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट भी आएगा और क्या होता है, मॉरेटोरियम भी होता है, प्लस कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनेगी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी, उसका कंसर्न लाना पड़ेगा, वो सारा लफड़े यहाँ भी है। नहीं, पहले बहुत कुछ बना हुआ है, तो रेडी हो आप, माइंड सेट के साथ आप आगे बढ़े। एक होता है कि मैं ब्लैंक होकर तुमसे बात करूं, एक होता है कि मैं सब कुछ प्रपोजल लेके बैठूं। तो ज़्यादा चांसेस है प्रपोजल लेके बैठूंगा तो तुम्हारा माइंड कन्विंस कर लूंगा, मैं खुद ही क्लियर नहीं हूं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये है। लेकिन यहाँ भी सारी वर्किंग तो हो गई, तो यहाँ पे 270 330 नहीं होता। क्या बोल दिया मैंने? CIRP का बोल दिया मैंने। CIRP पढ़ी थी ना बेटा, 270 था ना, 180 प्लस 90 मेरा 270 ना, तो 270 और लिटिगेशन के केस में 330 बताया था ना मैंने। तो वहाँ पे 270 और 330 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना टाइम होता है, 120, ओवरऑल 120। और 120 में भी कैसे कि रेजोल्यूशन प्लान जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव कर दिया वो सबमिट करना है एक बार एजुकेटिंग अथॉरिटी को, 90 दिन के अंदर सबमिट हो जाना चाहिए। अप्रूवल नहीं, 90 डेज के अंदर रेजोल्यूशन प्लान एजुकेटिंग अथॉरिटी को आप एक बार दे दो। Within a period of 90 days from the PPIRP commencement date, PPIRP commencement date के 90 डेज के अंदर रेजोल्यूशन प्लान जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव कर दिया वो एजुकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट करना है। वो सेक्शन 54 के में जब बात करेंगे कौन सा वाला रेजोल्यूशन प्लान वो आप समझ लेंगे कि वो बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान होगा या बेटर वाला होगा, वो लड़ाइयाँ अपन बाद में देख लेंगे। 54 के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो 90 दिन के अंदर रेजोल्यूशन प्लान आप एक बार दे दो, किसको, एजुकेटिंग अथॉरिटी को 90 दिन के अंदर। सेक्शन 54D सब सेक्शन 3 where no resolution plan is approved by the committee of creditors, where no resolution plan is approved by the committee of creditors within the time period referred to in subsection 2, the RP shall on the day after the expiry of the such time period file an application with the adjudicating authority for termination of the PPIRP in such form as may be specified। क्या समझ में? तो ये टाइम पीरियड का पार्ट नहीं, जनरल है। ओवरऑल आपका 120 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 90 दिन के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 90 दिन के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बार रेजोल्यूशन प्लान आप जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव किया है वो आप एजुकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट कर दो। लेकिन कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ ही नहीं कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, PPIRP को बोलो ऐसे टर्मिनेट करने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। किसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? ऑब्वियसली PPIRP कमेंसमेंट, PPIRP तो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसको टर्मिनेट कराने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, एजुकेटिंग अथॉरिटी को जाना पड़ेगा। तो RP ये जो भी RP है वो क्या करेगा, ये RP एजुकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देगा, भैया 90 दिन के अंदर कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ ही नहीं कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा।